अस्सलाम वालेकुम। 50th सेशन है इस सीरीज़ का। हम चैप्टर नंबर 10 देख रहे हैं और इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली परसिक्यूशन नाउ। क्या हो रहा है? वी टॉक्ड अबाउट कैसे पहले मामला ये डिसाइड हुआ कि इनके साथ ना बॉयकॉट करेंगे। तो उसमें भी हमने देखे व्हाट वर द इश्यूज के उसकी सक्सेस या फेलियर में क्या हर्डल्स थे। तो जो भी था, अभी ये फुल फ्लेजेड मामला नहीं चल रहा था, तो अबू जहल ने मामले को बढ़ाने की कोशिश की, डूइंग वट एवर ही कुड कि वो डिफरेंट लोगों से सपोर्ट हासिल कर सके, बाकी लीडर्स को प्रेशराइज कर सके कि दे शुड एनफोर्स डिसिप्लिन, और जो उनके ट्राइब्स में उनके क्लान्स में फॉलोअर्स हैं उनको टेक टू टास्क एंड डिसिप्लिन देम। जब ये परसिक्यूशन बढ़ा तो एक छोटा सा ग्रुप इट लेफ्ट मक्का फॉर इथोपिया। एबिसीनिया कहते हैं इसको, अब इथोपिया कहते हैं। ये बिल्कुल हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास है ये मुल्क इथियोपिया। अभी भी यहाँ पे बड़े हिस्टोरिकल किंगडम ऑफ अक्सूम उसके रेमिनेंट्स, आर्कियोलॉजिकल रेमिनेंट्स हैं। यहाँ की भी क्रिश्चियनिटी बड़ी पुरानी क्रिश्चियनिटी अभी सर्वाइविंग है। तो अच्छा, इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा विद दी माइग्रेशन टू एबिसीनिया। सो दैट मीन्स देयर आर एटलीस्ट 2 migrations to Abyssinia. This one is a smaller one. इसमें they are like 15 people in total. 11 of them men and 4 women. The later one जिसमें हज़रत जाफर है, that's a bigger migration and would take place a little later, not too far away from this one. But understand there are 2 such migrations. तो they left Mecca for Ethiopia. और मामला यही है कि जब तक यहाँ मामला ठंडा हो जाएगा तब तक वो दे वुड स्टे देयर, जब तक ये बॉयकॉट वुड बी कॉल्ड ऑफ। तो 11 मर्द 4 औरतें, एंड दे वर लेड बाय द कपल हजरत उस्मान एंड हिज वाइफ, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, जिनका डिवोर्स हुआ था बिकॉज ऑफ दिस रिलीजन। तो इथोपिया में दे वुड गेट रिफ्यूज। इब्न इसाक कहते हैं कि वहाँ पे दे हैड एन एम्पल लिविंग, सिक्योरिटी और एक अच्छा मार्केट, और उनका जो बादशाह था ही वाज आल्सो ए राइचस रूलर। हम इनके बादशाह को नजाशी कहते हैं। नजाशी इनकी खुद की लैंग्वेज में जो इन्होंने लिखा भी है, गीज टाइटल फॉर द किंग, गीज इनकी लैंग्वेज है उस टाइम की, अभी नहीं बोली जाती है। उसमें नजाशी इज़ एक्चुअली अ टाइटल, इट्स नॉट ए नेम। बड़े सारे टाइटल्स हमको लगता है नाम है, लेकिन वो टाइटल्स हैं। फॉर एग्जांपल शहनशाह, शहनशाह एक टाइटल है, द किंग ऑफ किंग्स। वैसे ही नजाशी मीन्स किंग, ये टाइटल है। फिरौन, फिरौन भी एक टाइटल है, फिरौन इज़ नॉट नेम। तो ये चीज़ें समझना। कैसर, ये भी एक टाइटल है। सीज़र, सीज़र भी एक टाइटल है। तो ऐसे हिस्टोरिकल नेम्स, टाइटल्स जो होते हैं कभी कभार नाम की तरह हमें दिखते हैं। तो नजाशी लिखते इसको अंग्रेजी में NEGUS। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, हम तो इसको उर्दू में नजाशी पढ़ते हैं। ओके, ये जो इथोपिया में सेटल हुए, bolstered by the arrival of a second small group of believers, would become a major rhetorical factor in the history of early Islam। ये यहाँ पे इन्होंने क्विकली दूसरे माइग्रेशन का भी जिक्र किया। क्यों ये इम्पोर्टेंट रेटरिकल फैक्टर बन गया? रेटरिकल फैक्टर का मतलब हो गया कि बातों में, बातों को भाव देने के लिए, उसको वजन देने के लिए इसको यूज़ किया गया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल आर्ग्यूमेंट था कि ये जो पैगन मैकन्स हैं, ये मुस्लिम्स को परसिक्यूट करते थे या कर रहे हैं। क्रिश्चियन इथोपियंस इनको रिकग्नाइज कर रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं, जैसे कुछ वक्त पहले बहीरा ने किया था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी यंग थे और कैमल कारवान्स के साथ जाते थे।
कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी है कि नजाशी गेव द स्मॉल ग्रुप ऑफ बिलीवर्स स्पेशल पर्सनल प्रोटेक्शन, और ये भी कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन की कहानी सुन के वो रो भी पड़े थे, और उन्होंने अपने बिशप्स को बुलाया भी और कहा कि कंफर्म करो कि दिस इज़ द सेम मैसेज एज दैट ऑफ जीसस। और जब मैकन डेलीगेशन जो आई थी इनसे कहने के लिए कि वापस भेज दो इनको, ही रिफ्यूज्ड द ऑफर्स ऑफ गोल्ड। लेकिन लेज़ी हेजल्टन कहती है ये सारा टू गुड टू बी ट्रू है। ज़्यादा लाइकली ये है कि कोई भी ऑफिशियल प्रोटेक्शन विच वाज अकॉर्डेड, इट वाज अकॉर्डेड टू देम जस्ट बिकॉज दे वर फॉरेन मर्चेंट्स। यहाँ पे वो मर्चेंट की हैसियत से है, तो बिकॉज दे वर गिवन परमिशन टू डू देयर बिजनेस हेयर, तो इस वजह से उनको प्रोटेक्शन भी वहाँ पे मिली एज टेम्परेरी रेजिडेंट्स। क्योंकि सर्टनली जो नजाशी था वो रेजोल्यूटली आगे तक क्रिश्चियन ही रहा, इस वजह से ये कह रही हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ये पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना भी है। क्यों? क्योंकि what we know from the story of early Islam, at least one thing, the kings that did not allow in their lands, उनके साथ इस्लामिक एम्पायर जो बना उसके हॉस्टाइल रिलेशंस बने, और ये वाले किंगडम के साथ नहीं बने हॉस्टाइल रिलेशंस। और इनका जिक्र, इनके ईमान लाने का जिक्र लेटर मदीनन पार्ट में है, तो खैर टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, ये तो चले गए मोस्ट लॉयल ऑफ द ग्रुप, छोटा सा ग्रुप एक ये चला गया वहाँ इथोपिया। यहाँ अबू जहल ही इज गेटिंग मोर वेंजफुल इस वजह से, बिकॉज अभी अब उनके हाथ से काइंड ऑफ निकल गए। ही इज गेटिंग मच मोर फ्रस्ट्रेटेड नाउ, एंड realizing that some of his most loyal followers had slipped his net, a vengeful Abu Jahl decided on intimidation of those who remained. जो रहेंगे उनके साथ अब जुल्म और भी बड़े पैमाने पे होगा। तो इन्हीं की डायरेक्शंस पे एक प्रॉपर हैरेसमेंट की कैंपेन शुरू हो गई। जो मक्का के ऐसे लोग थे ना, गुंडे, लफंगे, थगिश एलिमेंट्स, अब वो ओपनली बिलीवर्स पे ना वायलेंस करेंगे, तशद्दुद करेंगे। अगर उनको, इफ दे कैन नॉट बी परसुएडेड इनटू कॉमन सेंस, let us beat common sense into them. Let us get them back by through thorough beating. Even his Ishaq और तबरी, ये early kind of historians या biographers हैं। तबरी तो is a very big name। दोनों ने बड़ी सारी रिपोर्ट्स इस वायलेंस की रिकॉर्ड की हैं। जैसे मक्का के बाहर ही थोड़ा सा वादियों में एक ग्रुप ऑफ बिलीवर्स ये नमाज इबादत वगैरह कर रहे थे, तो देयर वाज सडन अटैक ऑन देम। इस अटैक में वन ऑफ देम वाज अपेरेंटली स्ट्रक एंड वुंडेड विद अ कैमल्स जॉ बोन। कैमल्स जॉ बोन, उससे इसको अटैक किया गया। ये कह रही हैं ये जॉ बोन का इस्तेमाल करना इस नरेशन में, ये एक वो ना, ये दिखाता है लेटर प्री इस्लामिक अरेबिया का जो स्टीरियोटाइप मुस्लिम स्कॉलर्स ने डेवलप किया एज बीइंग बारबेरिक, ये उसकी एक झलक है। Why would there be a job on like this at all there? ये दिखा रहा है कि ये आपको ना डेजर्ट लैंडस्केप को पिक्चर कर रहा है। डेजर्ट लैंडस्केप में पड़े हुए हैं कैमल स्कल्स, कैमल स्केलेटन्स, ये आपको दिखाता है वो कैसा होगा। अगर आप लोग वाकिफ़ हैं मूवीज़ वगैरह में, कोई लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, हॉरर मूवीज़ में, या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है, तो अब वो मान लीजिए कोई रास्ता है, खाली रास्ता है, एक रेगिस्तान के बीच में से गुजर रहा है, तो वो गाड़ी का जो सीन दिखाया जाता है कि इट इज़ मूविंग, गाड़ी आगे निकलती है और कैमरा पैन आउट हो जाता है टुवर्ड्स द स्कल ऑफ एन एनिमल। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ये टेरेन कितना बुरा है, जहाँ ये जा रहे हैं कुछ बुरा होने वाला है। तो ये जो ये जॉब ऑन वाला डिस्क्रिप्शन है, ये इस नरेशन में इस वजह से आया लेज़ली हेजल्टन के हिसाब से, जस्ट टू शो कि ये लोग बड़े बारबेरियंस थे। Assuming that 7th century Mecca was mired in the pre-enlightenment darkness of Jahiliyyah,
किसी सोफिस्टिकेटेड 9th सेंचुरी बगदादी इंटेलेक्चुअल ने इजीली इसको इमेजिन किया होगा कि जॉ बोन ऑफ ए कैमल वाज लाइंग देयर एंड इट वाज यूज्ड। फिर उन्होंने इसको कंपेयर किया है जॉर्जिया ओ कीफ इनसे, कि जैसे इनकी पेंटिंग्स को देखकर अगर कोई न्यू मैक्सिको को विजिट करेगा उसको लगेगा वहाँ पे भी ऐसे स्कल्स वगैरह होते होंगे। एक आर्टिस्ट रही हैं ये। अ, और ये कहती है लेज़ली हेजल्टन विद हर डार्क ह्यूमर दैट शी हैज़ कि as a matter of practicality a camel's femur would surely have served as a more effective weapon। हाँ कुछ हद तक, लेकिन कैमल फीमर इज काफ़ी भारी होता है, तो उसको उठाना खुद में क्विक मनूवर्स नहीं हो सकते उसके। अगर आप लोग वाकिफ हैं तो यू कुड फिगर दिस आउट। जॉबोन वाज यूज्ड हिस्टोरिकली, जॉबोन को यूज़ करते थे, क्यों? क्योंकि उसकी एजेस बड़ी तेज़ होती है, धार उसकी तेज़ होती है। अगर आपको ब्लंट हमला करना है टू किल समवन, फीमर वुड हैव बीन ए बेटर वेपन। बट इफ़ यू ओनली वांट टू इन्फ्लिक्ट इंजरी तो एंड विद अ क्विक मनोवर, तो ऐसे केस में जॉबोन वुड डू अ गुड जॉब। एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बोन एज वेल जॉबोन। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक थोड़ा सा इल्म ह्यूमन स्केलेटन का ये भी बताता है, स्कल में शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जॉ बोन ही होती है। आई एम नॉट सर्टन दो, डेफिनेटली द ओनली मूवेबल बोन ये तो है, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर वंस। और जॉ बोन का जिक्र बाइबल में भी है, जॉ बोन ऑफ ए डंकी, सैमुअल किल्ड थाउजेंड्स विद इट। आई डोंट नो मेटाफोरिकल है या लिटरल है, but jawbones exist in literature, not it's not just here। फिर ये कहती हैं an oddly convenient camel jaw appears again in another report कि ये जॉबन और भी कहीं पे पड़ी हुई है। कहाँ पे? इस बारी ये मक्का की गलियों में ही है। वहाँ क्या हुआ, एक रिश्तेदार थे हज़रत खदीजा के, उनके नेफ्यू थे, जो चोरी चोरी ना आटा उसको स्मगल करते थे इनटू द हाशिम क्वार्टर, जहाँ पे बनु हाशिम रहते थे। क्यों को चोरी चोरी स्मगल कर रहे हैं? क्योंकि बॉयकॉट वाला चल रहा है मामला। तो अब वो वहाँ जा रहे थे तो अबू जहल ने पकड़ लिया। तो अब जब उनको पकड़ लिया अबू जहल ने, तो कोई और पासर भाई थे वहीं पे, वो बीच में इंटरवीन करते हैं और अबू जहल से कहते हैं कि आर यू गोइंग टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम टेकिंग फूड टू हिज ओन आंट, जाने दो इसको। जब अबू जहल ने नहीं माना, रिफ्यूज़ किया, तो निफ्यू ने क्या किया, ही पिक्ड अप द जॉब वन दैट वाज लाइंग अराउंड एंड नॉक्ड हिम डाउन एंड किक्ड हिम। ये कहानी लेज़ली हेजल्टन कहती है बड़ा दिल को ना वो आराम देगी, सुकून देगी लेटर बिलीवर्स को, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। लेज़ली हेजल्टन कहती है वी लुक एट द 2 पॉइंट्स, वन इज जॉ बोन का पड़ा होना साइड पे। इट इज़ मोर लाइकली जॉ बोन वुड बी लाइंग अराउंड इन एन एले दैन ए फीमर। फीमर एक बहुत बड़ी वो पोट्रूडिंग एलिमेंट होगा किसी भी एले में, और वो वहाँ से हट जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन जॉ बोन वुड रिमेन, ये बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू फीमर। तो इट इज़ मोर लाइकली कि जॉ बोन ही होगी। खैर बट नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। सेकेंड पॉइंट कि ये मुझे लगता है अनलाइकली है, क्योंकि अबू जहल बड़े एमिनेंट थे और कोई ऐसे उनके साथ करता ये नहीं लगता। Which is once again historical method में we would consider this to be a correct way of reasoning, but that doesn't kind of prove कि ऐसा नहीं हुआ होगा। मतलब ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है। हिस्टोरिकल मेथड में हम वैसे लेते हैं चीज़ों को जो मोर लाइकली हो। अर्ली इस्लाम में रेजिलियंस और करेज की स्टोरीज तो हैं, इनफैक्ट परसिक्यूशन के खिलाफ बोलना एट्सेट्रा भी है, तो इतना भी अनलाइकली ये नहीं है कि ये इवेंट हुआ ही नहीं होगा। खैर ये कह रही हैं कि ये जो एम्बेलिशमेंट्स इसमें ऐड हुई हैं कि मारा, लात मारी और जॉ बोन से पीटा या वट एवर इंजरी इन्फ्लिक्ट की, ये सारी एम्बेलिशमेंट्स वट एवर इज़ देयर स्टेटस, लेकिन इससे जो हैरेसमेंट हुई होगी वो दैट वाज ट्रू रियल। क्यों? क्योंकि इसके बाद अबू जहल हमको दिखता है ही इज़ डूइंग ओपन थ्रेट्स अगेंस्ट बिलीवर्स नाउ। अगर वो वेल कनेक्टेड बिलीवर्स होंगे, अगर उनके मतलब बड़े क्या कहते हैं इसको, बड़े ख़ानदानों से होंगे या कोई बड़े कंटैक्ट्स हैं उनके, देन ही वुड शेम देम पब्लिकली।
क्या कह के कि तुम वही हो जिसने अपने घर बार को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने एंसेस्टर्स को भूल गए जो तुमसे बहुत अच्छे इंसान थे। तुम कमज़ोर हो, तुम कायर हो, तुम बेवकूफ़ हो, यू डिस्ट्रॉय योर ओन रेपुटेशन। तो ही वुड डू दैट। अगर वो ताजिर होते, मर्चेंट्स होते, तो ही वुड थ्रेटन देम विद एक्सक्लूजन। हम तुम्हारी चीज़ें नहीं खरीदेंगे, तुमको हम गरीब गरीब तर बनाएंगे, तुमको हम भिकमंगा बनाएंगे, भीख पे आ जाओगे तुम। एंड इफ दे वर पीपल ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जिसके पास ना कोई प्रोटेक्शन नहीं है, स्लेव्स हैं या जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, माइग्रेंट आर्टिजन्स हैं, गेस्ट वर्कर्स हैं, तो इनके बारे में तो अबू जहल इज़ नॉट इवन बॉदरिंग विद वर्बल थ्रेट्स। what he is going to do is, इनके बारे में he would make sure that they are persecuted publicly, physically assaulted, as happened to the son of a freedman who had volunteered to be the first after Muhammad to recite the Quranic verses in the Kaaba precinct। जैसा कि इन्होंने किया अभी किसके साथ, एक ऐसे शख्स जो फ्रीड स्लेव थी, एक उनके औलाद थे, उनके बेटे थे, और उन्होंने वॉलंटियर किया था कि आई वुड रिसाइट कुरान इन द काबा प्रीसिंक्ट। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले शख्स बने टू रिसाइट कुरान इन द काबा प्रीसिंक्ट। द मोमेंट ही बिगैन विद द इन्वोकेशन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये सूरह रहमान को साइट करते हैं। सूरह रहमान की पहली आयतों का रिसिटेशन करते हैं। तो उसी वक्त वो उन पे टूट पड़े। किसकी बात हो रही है ये? It is none other than the great early Sahabi, great overall, as well as one of the earliest Hazrat Abdullah ibn Masood। ये इस्लाम के पहले कन्वर्ट्स में से एक हैं, इफ़ नॉट द वेरी फर्स्ट, वी नो हु द फर्स्ट वंस वर, बट आई थिंक 6-7 लोग जो पहले हैं उनमें से ये एक हैं। और इनका जो इस्लाम लाना कबूल करना भी है, वो भी बड़ा एक खूबसूरत छोटा सा बट मीनिंगफुल एनकाउंटर विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके कैरेक्टर और इनकी सच्चाई, सच पे खड़े रहने की जो अदा थी, उससे बड़े इम्प्रेस हुए थे बड़े सोशल हायरार्की में बड़े स्मॉल स्टेचर के, बड़े लो ट्राइबल स्टेटस से थे, बिकॉज ही वाज सन ऑफ ए फ्रीड स्लेव। yet in the what Islam did to such a person was raise him from the lowest to the highest, giving him a spiritual stature which is unparalleled। इनको Hazrat Abdullah ibn Masood, if he is known for anything, among them the most important would be beautiful and precise recitation of Quran। In fact, ये वो सहाबियों में से एक हैं, इनफैक्ट शायद यही एक है जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि रिसाइट कुरान फॉर मी, मुझे आपके मुंह से इसको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा ब्यूटीफुल थिंग टू से। ऐसे इस इवेंट में क्या हुआ था, ये अर्ली डेज है इस्लाम के, ओपन रेसिटेशन ऑफ कुरान उतनी ज़्यादा स्पेशली नियर काबा नहीं होती थी। इट वुड बी एन एक्ट ऑफ डिफाइंस टू द कुरैश। तो हज़रत इब्न मसूद क्या करते हैं, नहीं मैं तो करूँगा, मैं नहीं डरता। एंड ही इज़ वॉलंटियरिंग, इट्स नॉट ए कमांड दैट हैज़ बीन गिवन, एंड ही फुली नोज कि व्हाट डज इट मीन टू से दिस, इट्स अ क्लियर कट एक्ट ऑफ डिफाइंस। सो ही गोज देयर into the Kaaba precinct, and near Kaaba he begins to recite Surah Ar-Rahman है ये जो वो recite करते हैं, Ar-Rahman Allamal Quran। तो ये जब सुनते हैं आसपास के जो कुरैश होते हैं तो बड़ा एनरेज होते हैं, बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। एंड उनका जो रेस्पॉन्स भी है वो वही है, वो क्लासिस्ट, कास्टिस्ट जिसको हम बोलते हैं, रेसिस्ट। मतलब क्या वो कहते हैं कि कैसे कोई स्लेव का बेटा हमें बताएगा और ऐसे पब्लिकली बात करेगा, हाउ डेयर अ मेयर सन ऑफ ए स्लेव वुमन स्पीक लाइक दिस इन पब्लिक, हाउ डेयर ही। तो खैर, देन दे फिजिकली अटैक हिम एंड ही रिटर्न्स जख्मी हालत में, ही इज ब्लडी, बट ही इज अनशेकन। इससे इसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं फिर से कि नहीं मैं फिर जाऊंगा, फिर से पढ़ूंगा, फिर से रिसाइट करूंगा। और ये अर्ली इस्लाम में वन ऑफ द मोस्ट बोल्ड एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस है। बहुत सारी चीज़ें इससे पता चलती है, कुरैश का प्राइड, एरोगेंस, उनके अंदर का सोशल हायरार्की, उनका कंसेप्ट ऑफ कैसे वो किन लोगों को नीचा समझते थे, किन को ऊपर समझते थे। एंड
then his finally resistance to it. ऐसे इनकी कन्वर्जन की स्टोरी भी बड़ी खूबसूरत है और बड़ी सिंपल है। हज़रत इब्न मसूद खुद ही इसको नरेट करते हैं कि मैं एक यंग शेफर्ड बॉय था एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का में कहीं पे ही वाज शेफर्डिंग, किसी और के शीप ही वाज शेफर्डिंग, नॉट हिज ओन। उकबा उनकी शीप ही वाज शेफर्डिंग। तो आसपास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हज़रत अबू बकर उनके साथ थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर को साथ लेकर उनकी तरफ चले टू दिस शेफर्ड हुआ शेफर्डिंग हिज शीप। और उनसे कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, एंड दे वर, इट सीम्स दे वर फ्लीइंग फ्रॉम, कोई डिसबिलीवर्स का ग्रुप था उनसे। तो उनसे कहते हैं कि क्या आपके पास कुछ दूध है फॉर अस टू ड्रिंक। तो हज़रत इब्न मसूद वापस फरमाते हैं कि ये मेरी ये मेरा माल मवेशी नहीं है, ये मेरी बकरियां नहीं है, दीज आर नॉट माई शीप, ये मेरे भेड़ नहीं है, तो आई कैन नॉट गिव यू मिल्क टू ड्रिंक। और ये भी वही यादा है ना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में कहते भी हैं, उनको बहुत पसंद आई थी। ही इज़ बीइंग वेरी ट्रूथफुल एंड वेरी लॉयल एंड वेरी a person who is very honest and with integrity. He could have given his Malik would never have known, कभी भी नहीं पता चलता। That is integrity. Integrity would be being honest even when nobody is watching. Being honest all the time, that is being a person of integrity. So that is what Hazrat Ibn Masud is. And notice that statement. Remember, a person who is good in his kufr is good in his iman as well. I wouldn't say that changes are not possible. We have enough plasticity inside us. Otherwise, everything would be determined by our childhood and nothing. We would have no blame on ourselves and hence no responsibility as well. But we don't believe that. We believe we have responsibility. That means हमारे पास इख्तियार भी होगा to mold our own destinies, irrespective of what our childhood or our past is. But even then, one has to understand people who are good in their kufr are good in their belief as well. Because the central nature of humans, which is developed by conditioning and socialization, it remains, and these values that are inculcated deep inside us are very difficult to change later. And that also tells us the importance of early learning among your family and your society. कि अगर हम ये कह रहे हैं कि अर्ली लर्निंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ, अगर वैल्यूज़ आर वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ, then that at the same time tells us कि फैमिली की इम्पोर्टेंस कितनी है इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोर सो हमारे यूट्यूब पे एक बहुत ही आई वुड से अमेजिंग लेक्चर है, अकीदा, ग्रीफ एंड ट्रू बिलीफ, that exposes our split cells to us, कि कैसे हमारा कॉग्निशन में कोई चीज़ अगर होगी भी उसके बावजूद वी आर नॉट एबल टू एक्ट ऑन इट। वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज़, एक तो कि ये कॉग्निशन में है, या आपके रूह में अभी दाखिल नहीं हुआ है, आपके नफ्स में अभी दाखिल नहीं हुआ है, आपके हार्ट में अभी दाखिल नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरा तरीका इसी बात को कहने का ये भी होगा तब कि इट हैज़ फ्रॉम योर कॉग्निशन येट नॉट एंटर्ड इनटू योर वैल्यू सिस्टम। It's not something that you value yet. Values are something that better predict behavior than mere cognition. What does that mean? That means कि सिर्फ अगर हमको प्रेडिक्ट करना होगा आप कैसे बिहेव करेंगे, तो बेहतर है कि हमें आपका वैल्यू सिस्टम पता हो इंस्टेड ऑफ व्हाट यू नो। व्हाट यू नो से आपका बिहेवियर नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। दैट ओनली मीन्स कि व्हाट यू नो अक्सर आपका बिहेवियर प्रेडिक्ट करता ही नहीं है, डिटरमिन ही नहीं करता। बिहेवियर डिटरमिन करता है आपका वैल्यू सिस्टम। तो यहाँ पे भी देखे हज़रत इब्न मसूद, कितनी सिंपल स्टोरी है। वो क्या कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कि गिव अस सम मिल्क, एंड ही रेस्पॉन्ड्स कि नो, दीज आर नॉट माई शीप, आई कैन नॉट गिव यू मिल्क टू ड्रिंक। एंड द प्रॉफिट देन सेड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अच्छा कोई ऐसी, वुड यू हैव सच ए शीप विच हैज़ नेवर मेटेड, तब ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो दूध ही नहीं दे सकते, उसको मेरे पास ले आओ। तो हज़रत इब्न मसूद कहते हैं जी बिल्कुल है। तो ही गेट्स वन सच ईव। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होल्ड्स इट एंड देन स्ट्रोक्ड
इट्स अडर एंड साथ में वो दुआ मांगते हैं, और ये दुआ मांगते मांगते इट्स बेली इज फिल्ड। हज़रत अबू बकर साथ में ही होते हैं, एंड ही ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ अ बाउल, इट्स मेड ऑफ अ रॉक, और वो ले आते हैं, और साथ होती है उनके, या क्या होता है कैसे होता है, एंड द शीप वाज मिल्क्ड इनटू इट। और उसके बाद हज़रत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उसमें से दूध पीते हैं। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से जो थन है उनको हुक्म देते हैं कि ड्राई अप, और ऐसा ही होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद इस इंसिडेंट के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, और उनसे कहते हैं कि मुझे ये सिखाओ जो आपने किया, ये जो स्पीच आपने बोली, कुरान जो है, ये मुझे बताएं आप। तो द प्रॉफिट सेड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू आर अ वेरी लर्न बॉय। और खैर फिर हज़रत इब्न मसूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगभग पूरा कुरान ही लिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डिक्लेयर ही किया एज अ मास्टर ऑफ कुरान, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अगर आप में से किसी ने कुरान सीखना है या सुनना है, चाहे वो अभी ही क्यों ना रिवील हुआ हो, गो एंड लिसन टू द रेसिटेशन ऑफ इब्न मसूद। और इसकी एक और वजह है कि हज़रत इब्न मसूद ने कुरान को थॉरली मेमोराइज भी किया था, और इसके प्राइमरी टीचर्स में से एक थे। यहाँ तक कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइट करते हज़रत जिब्रील के साथ, तो अक्सर उसके बाद हज़रत इब्न मसूद के साथ भी रिसाइट करते, और हज़रत इब्न मसूद वापस उनके साथ रिसाइट करते। इनफैक्ट रमज़ान के महीने में हज़रत जिब्रील जितना भी कुरान रिसाइट हुआ होता, रिवील हुआ होता, उसको रिसाइट करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और ये हुजूर के आखिरी साल में 2 बार हुआ, और जितना मुझे ध्यान है हज़रत इब्न मसूद वाज एकम्पनिंग एट दैट मोमेंट जब ये चीज़ हो रही थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को सीखने के बारे में ये भी फरमाया कि अगर तुम्हें कुरान सीखना है तो इन 4 से सीखो, जिसमें पहला नाम हज़रत इब्न मसूद का है। अदर्स आर हज़रत सालिम, हज़रत मुआज़ इब्न जबल, हज़रत उबय इब्न काब, ये बहुत बड़े नाम हैं कुरान के मामलात में, और अदरवाइज़ भी ये बहुत बड़े सहाबी हैं। खैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होने के बाद इब्न मसूद ने बड़ा सेंट्रल रोल इस्लाम के फैलने में अदा किया, स्पेशली इन इराक़। इराक़ का शहर कुफ़ा, कुफ़ा बहुत इम्पोर्टेंट शहर है इराक़ में, अभी भी है और उस वक्त भी था। हज़रत उमर ने इनको भेजा था वहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने अब वहाँ पे हैं, एक नई सिटी बन रही है वहाँ पे, तो ही वॉज देयर टू एस्टेब्लिश इस्लामिक लर्निंग, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, विच वुड लेटर इन्फ्लुएंस हनफी मजहब। यहाँ से मतलब व्हाट इज़ द हनफी मजहब चेन टू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिस इज़ द चेन। इनके स्टूडेंट्स में बहुत बड़ी फिगर हैं हज़रत अलकामा इब्न कैस, who was a great jurist। इनके बारे में इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वन सेकेंड, सुनी सुनाई बात है, हम तो वैसे भी सुन सुना के सुन्नी ही हैं। तो इनके बारे में हज़रत अलकामा इब्न कैस के बारे में कहा है, शायद इमाम अबू हनीफ़ा ने ही, कि लर्निंग के मामले में काफ़ी सारे असहाब के बराबर थे अलकामा इब्न कैस, जबकि ख़ुद सहाबी नहीं थे। तो ये जो अलकामा इब्न कैस है, इन्हीं के शागिर्दों और इन्हीं के सर्कल में से हनफी स्कूल निकलता है, जिसके फिर 1 या 2 जनरेशन के बाद ही इमाम अबू हनीफ़ा उसको मरतब करते हैं प्रॉपर फ़िक़्ह की फॉर्म में। तो यू वुड अंडरस्टैंड हनफी फ़िक़्ह का, इट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट, I would say it is the earliest, and now you also see its direct link to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And I might argue personally that Hanafi fiqh is the preservation of Hazrat Ibn Masood's fiqh, as companions practiced it in Kufa, and that cannot be taken lightly because it is not a one-man show that's happening. Imam Ali alayhi salam bhi yahan pe hai, and Hazrat Ibn Masood was with the Prophet from day one. We are talking about very early Islam when there are 6-7 converts to Islam. खैर 32 हिजरी के आसपास इनकी वफ़ात हुई मदीना पाक में, ऐसा हुआ। एंड खैर
remains a central figure in Islam, हज़रत इब्न मसूद। तो इन्हीं का ये मामला है जो मक्का में हुआ इस वक्त। क्या हुआ, ये ओपन प्रीसिंक्ट में गए एंड बिकम्स द फर्स्ट अपार्ट फ्रॉम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम to recite Quran publicly, and for that he he violence was inflicted on him and he was bruised and bloodied, yet he vowed to return to do it again. तो स्लेव्स का हाल बड़ा बुरा था, ये तो स्टिल फ्रीड मैन है, सन ऑफ ए स्लेव है। they were starved and the ones who were freed they were deprived of work। तो इसी वजह से कुछ लोग they given to the pressure as well। इतना बुरा हुआ कि एक इनमें से बाद में कहते हैं कि अगर कोई चींटी, कोई छोटा सा इंसेक्ट भी कहकर हमको दिखा देते कि बोलो ये खुदा है, वायलेंस इतनी बढ़ चुकी थी, हम कहते हाँ बिल्कुल यही खुदा है। बस उसका जो वायलेंस उसको रोकने के लिए दिस वुड बी, वी वुड से कि ये चींटी भी हमारा खुदा है, दिस इंसेक्ट इज ऑल्सो अवर गॉड। और भी लोग जिन्होंने ये इल ट्रीटमेंट इसको बर्दाश्त किया है टू द पॉइंट ऑफ टॉर्चर, इनमें से सबसे मशहूर हैं हज़रत बिलाल, ए टॉल गॉन्ट इथोपियन स्लेव। इनके ओनर जो हज़रत अबू बकर के रिश्तेदार ही थे, उन्होंने इनको क्या किया, ही वॉज स्टेक्ड आउट इन द ओपन सन, धूप में, और ये यहाँ की धूप नहीं है कश्मीर की, वी आर टॉकिंग अबाउट अरेबियन डेजर्ट, और वहाँ पे गर्मी, उसमें इनको रखते और बहुत बड़ा एक पत्थर इनके सीने पे रखते। व्हाट इज हैपनिंग इज दे आर ट्राइंग टू सफोकेट हिम, ये कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होगा, यू हैव टू पुश योर चेस्ट टू गेट एयर इन, और इसमें एनर्जी लगेगी, और आप धूप में हैं, आप इस एनर्जी को कुछ वक्त के लिए सस्टेन करेंगे। जैसे आप और मैं अगर अभी पुशअप्स करें, हम उसको सस्टेन करेंगे, फिर धीरे धीरे वो स्लो हो जाएगा और स्लो हो जाएगा और स्लो हो जाएगा, एंड एट वन पॉइंट वी हैव टू स्टॉप, वी वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन इट। सिमिलर फॉर ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में मामला ये है कि जो एनर्जी इसमें जा रही है वो इतनी कम है कि ज़्यादा मसला नहीं है हमारे लिए, हम कर लेते हैं उसको मैनेज विद इन द मेटाबॉलिज्म वी हैव गोइंग ऑन। बट इफ़ देयर इज़ सम फोर्स ऑन इट, on your chest, then you have to exert against it, and that is now happening in open scorching heat। तो अब ये दिक्कत है, and the fundamental point is suffocate him। so he was told you would stay there until you die, या फिर तुम डिनाई करो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और इबादत करो लात और उज़्ज़ा की। फिर से बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है, इन्होंने तो कोट नहीं किया है, व्हाट वाज ही अटरिंग द एंटायर टाइम, अहदुन अहद। तो बार बार अहदन अहद। खैर, हज़रत अबू बकर सामने आते हैं एंड ही आस्क्स हिज किन्समैन टू लेट हिम गो। खुदा का खौफ नहीं है क्या तुम्हारे दिल में? देख नहीं रहे हो तुम इसके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हो? कब तक ऐसे ही करते रहोगे? वो वापस जवाब देते, तुमने इसको करप्ट किया है, यू आर द वन हु करप्टेड हिम, बचाना है तुम बचाओ इसको। फाइनली हज़रत इब्न साक रिपोर्ट करते हैं दे एग्रीड टू एक्सचेंज एक टफर एंड स्ट्रॉन्गर स्लेव, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, दैट मीन्स ये मैकन्स की लैंग्वेज है कि ये जो बारबरस, अल्लाह बचाए, हज़रत बिलाल के लिए ये वर्ड्स वो यूज़ करते हैं कि ये जो हीदन है, अनकल्चर्ड है, इलिटरेट है, और अब बड़ों की बात भी नहीं सुनता, अपने मालिक की बात नहीं सुनता, इसको ले जाओ तुम, इसके बदले में दे टेक सम वन विच दे थिंक इज़ मोर इम्पोर्टेंट। खैर, हज़रत बिलाल हज़रत अबू बकर के स्लेव बन जाते हैं, हज़रत अबू बकर उनको फ्री कर देते हैं, और विद इन 10 ईयर्स यही फॉर्मर स्लेव जो है ये इस्लाम के पहले मुअज्जिन बनेंगे। मुअज्जिन इज़ द वन दैट रिसाइट्स अजान, and he would become the first muezzin of Islam, and he would be the first to rise to the highest rooftop of Kaaba itself, and from that recite Quran. We'll stop here. We'll continue next time, inshallah.